मैसूर। मैसूर में वाडियार वंश का शासन था और चिक्का कृष्णराज शासन कर रहे थे। हैदर अली का जब आगमन होता है तो 1749 में नंदराज के माध्यम से हैदर अली सैनिक जीवन अपना प्रारंभ करते हैं। हैदर अली महत्वाकांक्षी तो थे ही, साथ ही रण कौशल में भी काफ़ी कुशल थे। और अपने प्रतिभा के बल पर वो धीरे धीरे 1761 तक समस्त शक्ति के अपने केंद्र में स्थापित कर लिए। यानी कि वाडियार वंश से संबंधित जितनी भी शक्तियां थीं वो हैदर अली अपने पक्ष में कर लिए। ऐसा वो इसलिए कर पाए क्योंकि 1755 में फ्रांसीसियों से बेहतर संबंध रख करके उन्होंने एक शस्त्रागार की स्थापना किया था डिंडीगुल में। जब एक शस्त्रागार की स्थापना कर लेते हैं तो इनका कद अपने सरदारों के मध्य भी और राजनेताओं के मध्य भी बढ़ जाता है। और उधर मराठों का भय था, वो भी पानीपत के तृतीय युद्ध में पराजित होने के बाद में मराठों का दम निकल जाता है। और ऐसी स्थिति में डिंडीगुल में हैदर अली का शस्त्रागार स्थापित करना, साथ ही उनका कद बढ़ना, इधर मराठाओं का पराजित होना हैदर अली के लिए एक वरदान साबित हो जाता है। और 1761 में वो समस्त केंद्र बिंदु अपने अंदर समाहित कर लेते हैं और धीरे धीरे वो अंग्रेज़ों से प्रतिशोध लेने बढ़ने लगते हैं। एक समय जब आता है, एक समय के पश्चात ये वाडियार वंश के जो शासक उनको हटा देते हैं और स्वयं मैसूर के सर्वेसर्वा बन जाते हैं। अब मैसूर के जब सर्वेसर्वा बन जाते हैं तो सर्वेसर्वा बनने के पश्चात इन्होंने मराठा और निजाम दोनों लोगों को मिला करके एक त्रिगुट का निर्माण करते हैं। और इस त्रिगुट को अंग्रेजों के विरुद्ध प्रयोग करते हैं। हैदर अली इतने महत्वाकांक्षी थे कि वो अंग्रेजों को पराजित करने का दम भी रखते थे और इच्छा भी रखते थे, क्योंकि वो हिंदुस्तान के तख्ते ताउस चाहते थे। लेकिन हुआ क्या, निजाम इस त्रिगुट से निकल के अंग्रेजों से मिल गए। जब निजाम निकल कर के अंग्रेजों से मिल गए तब हैदर अली और मराठा इन दोनों लोगों ने मिल कर के युद्ध करने का निश्चय किया। माना जाता है कि मराठाओं का बहुत अच्छी स्थिति नहीं थी, इसलिए हैदर अली अपने दम पर ही अंग्रेजों से लड़ना स्वीकार किया, लड़े भी। प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध हुआ। याद रखिएगा, निजाम पहले तो त्रिगुट में शामिल हुए, प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध।
1767 में लड़ा गया और 69 तक। अब इसमें निजाम अंग्रेज़ों से जाकर के मिल गए, तब हैदर अली अंग्रेज़ों के समक्ष युद्ध करते हैं और प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध में अंग्रेज़ों को बुरी तरह से पराजित करते हैं। और पराजित करने के बाद में 1769 को फिर यहाँ पे मद्रास की संधि करते हैं। पराजित करने के बाद 1769 को मद्रास की संधि के माध्यम से प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त होता है और इस संधि में दोनों के जो क्षेत्र होते हैं वो दोनों को यथावत मिल जाते हैं, यानी पूर्व क्षेत्र जो होता है वही मिल जाता है, अंग्रेज़ों को अंग्रेज़ों का मिल जाता है और हैदर अली को हैदर अली का, यानी मैसूर को मैसूर का मिल जाता है। अब ऐसी स्थिति में जब युद्ध होता है उस समय बंगाल के जो गवर्नर थे लॉर्ड बेरलास्ट थे। लॉर्ड बेरलास्ट जो है बंगाल के गवर्नर थे। कर्नाटक के दूसरे युद्ध में, मैसूर के दूसरे युद्ध में हैदर अली की मृत्यु हो जाती है। कर्नाटक का दूसरा युद्ध भी मैं बता रहा हूँ। हैदर अली की मृत्यु हो जाती है और टीपू सुल्तान बनते हैं। सुल्तान टीपू हैदर का पुत्र है, इसका नाम है टीपू, और ये पहला व्यक्ति है जो मैसूर में सुल्तान की उपाधि धारण करता है, क्योंकि हैदर जो हैं ये सेनापति के रूप में ही रहे हैं, इन्होंने सुल्तान की पदवी धारण नहीं किया था, जबकि टीपू ने सुल्तान की उपाधि धारण किया था। हैदर अली द्वितीय जब मैसूर युद्ध करते हैं, बीच में ही ये विजय प्राप्त करने वाले ही होते हैं कि बीच में इनको जख्म हो जाता है और ये मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं। हैदर अली तत्काल वहीं पे शासन सत्ता अपने हाथ में लेते हैं और फिर मैंगलोर की संधि करते हैं। संधि करने के बाद में कार्यभार देखते हैं, फिर आगे 2 युद्ध और होता है। टीपू सुल्तान के बारे में कुछ जानिए, उसके बाद द्वितीय युद्ध विधिवत बताता हूँ कि किस तरह से कैसे क्या हुआ। टीपू सुल्तान पहला व्यक्ति था जो उपाधि सुल्तान की धारण करते हैं और 1787 में सिक्के जारी करते हैं अपने नाम के। देखिए हैदर अली ने क्या नहीं किया, हैदर अली सिक्का जारी नहीं किया अपने नाम का, हैदर अली सुल्तान का पद धारण नहीं किए, लेकिन टीपू सुल्तान सिक्के भी जारी करते हैं, सुल्तान का पद भी धारण करते हैं और सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं के आकृति एवं हिंदू संभवत चलाते हैं। यानी कि टीपू सुल्तान जब शासन सत्ता हाथ में लेते हैं तो उन्हें पता होता है कि हमें हिंदुओं का समर्थन चाहिए, अगर हिंदुओं का समर्थन नहीं मिलेगा तो हम अंग्रेज़ों से लड़ाई नहीं लड़ पाएंगे। और शायद इसीलिए इन्होंने सिक्के जारी करके हिंदू देवी देवताओं की आकृति को लगाने की कोशिश किया है। कुछ सिक्कों पर हिंदू देवी देवताओं और हिंदू संबोध अंकित था। टीपू ने वर्ष और महीनों के नाम अरबी भाषा में प्रयोग करवाया, अरबी भाषा में प्रयोग करवाए। देखिए टीपू सुल्तान महत्वाकांक्षी शासक था। कहा जाता है कि टीपू का जो तलवार था वो 80 से 90 किलो का होता था। आज भी कहा जाता है कि ब्रिटेन में म्यूजियम में रखा है इनका तलवार। टीपू
फ्रांस, ये भारत है। यहाँ पे टीपू का शासन है, यहाँ पे। ये फ्रांस में, फ्रांस से बहुत प्रभावित, दोस्ती भी फ्रांस से किए। कहा जाता है कि नेपोलियन बोनापार्ट से भी जो है ये पत्राचार करना प्रारंभ कर दिए थे, लेकिन तब तक इनकी मृत्यु हो गई, नहीं कहानी कुछ और होता। ये अन्य देशों में अपने दूत भेजते थे, यहाँ तक कि माना जाता है कि चीन भी इन्होंने अपना दूत भेजा था, लेकिन कुछ कारणवश वहाँ नहीं पहुँच पाया। टीपू प्रथम शासक था जिसने अपने भारतीय प्रशासन में पाश्चात्य प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया। मतलब भारतीय प्रशासन में पश्चिमी प्रशासन को लागू करना। पश्चिमी प्रशासनिक व्यवस्था को लागू किया और ऐसा करने वाला टीपू प्रथम भारतीय शासक बना। यानी कि टीपू हैदर अली के बाद कहा जाता है योग्य पिता का योग्य पुत्र। यही बात बाजीराव के लिए भी कहा जाता है और यही बात टीपू प्रथम के लिए भी कहा जाता है कि जिस तरह से दूरदृष्टि वाला व्यक्ति हैदर अली था, उसी तरह से एक पुत्र भी पा गया, और पुत्र तो उनसे कई गुना आगे बढ़ करके आधुनिकीकरण का प्रतीक के रूप में भारत में टीपू सुल्तान को जाना जाता है। इन्होंने पश्चिमी व्यवस्था को अपना करके अंग्रेजों को चुनौती देने की पूरी कोशिश की। यदि भारतीय कुछ क्षेत्रीय राजा टीपू का साथ दिए होते तो शायद अंग्रेजों की कहानी कुछ और होती। टीपू सुल्तान को उदारवादी माना जाता है क्योंकि ये जगत गुरु शंकराचार्य के सम्मान में मंदिरों के पुनर्निर्माण हेतु धन दिए थे। शंकराचार्य चारों दिशाओं में हिंदुत्व को फैलाने के लिए जाने जाते हैं, और यदि शंकराचार्य के सम्मान में मंदिर के पुनर्निर्माण के लिए धन देते हैं टीपू सुल्तान, तो ये छोटी बात नहीं है। फ्रांसीसी क्रांति से बहुत प्रभावित थे, और फ्रांसीसी क्रांति से प्रभावित होने से टीपू ने श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किया। श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना किया और अपनी राजधानी में फ्रांसीसी और मैसूर के मैत्रिक रूप में, एक सिंबॉलिक रूप में, मैत्रिक प्रतीक के रूप में स्वतंत्रता का वृक्ष भी लगवाया। यानी राजधानी में अपने स्वतंत्रता का वृक्ष लगवाते हैं, श्रीरंगपट्टनम में जैकोबिन क्लब की स्थापना करवाते हैं, और 1796 में नौसैनिक बोर्ड का गठन करते हैं। 1796 में नौसैनिक बोर्ड का गठन करते हैं टीपू, तथा मैंगलोर और दाजिदाबाद में एक पोत निर्माण कारखाना यानी डाकयार्ड का निर्माण भी करते हैं, और साथ ही जल सेना के रूप में फ्रांसीसी लेफ्टिनेंट रियो की नियुक्ति करते हैं। याद रहे, ये जितने पॉइंट मैंने बताया है सब के सब वेरी वेरी इंपॉर्टेंट हैं। ये सब के सब प्रश्न पूछे जा सकते हैं, हर एक लाइन में प्रश्न है। जैसे प्रश्न यहाँ पे पूछेगा, फ्रांसीसी कौन लेफ्टिनेंट था जो मैसूर में नौसैनिक यार्ड का पदाधिकारी नियुक्त हुआ था? तो रियो थे। जैकोबिन क्लब श्रीरंगपट्टनम में, स्वतंत्रता का वृक्ष, नौसैनिक यार्ड, डाक यार्ड। टीपू को सीधा साधा दैत्य कहा जाता है। जो कुछ साम्राज्यवादी लेखक हैं वो कहते हैं टीपू सीधा साधा
दैत्य है। इसका खौफ अंग्रेजों में विद्यमान हो गया था। लोग डरने लगे थे टीपू से। टीपू ने क्या किया, साम्राज्य के मध्य और किसानों के मध्य सीधा संबंध रखा। जो बीच के जमींदार थे उन्हें हटा दिया और पालीगढ़ जो थे इनके पैतृक अधिकार होते थे कि किसानों से राजस्व वसूलें और केंद्र को भेजें और अपना हिस्सा रख लें। इस स्थिति को टीपू ने समाप्त कर दिया। उन्होंने कहा कि अब जो पालीगढ़ हैं यानी जो जमींदार हैं उनके पास जो कर मुक्त भूमि है उसे वापस ले लिया टीपू ने। जमींदारों को कर मुक्त भूमि दी जाती थी, इनसे टैक्स नहीं लिया जाता था क्योंकि ये जनता से किसानों से टैक्स वसूल करके सरकार के खजाने में भेजते थे। इसलिए इनको ऐसी भूमि दी जाती थी मेहनताना के रूप में कि उससे अपना खेती करें और इनसे जो है कर भी नहीं लिया जाता था। इस स्थिति समाप्त कर दिया। यानी कि अब भूमि का यानी जो मुक्त भूमि होता था, मुक्त भूमि वही जो कर नहीं लिया जाता था जमींदारों को यानी पालीगढ़ों को दिया जाता था और उसके बदले में वो कर वसूल करके अपना 1/10 1/11 रख लेते थे, बाकी केंद्र को भेज देते थे। इस पैतृक अधिकार को समाप्त कर दिया गया टीपू के द्वारा। टीपू को रॉकेट तकनीकी के कारण दुनिया का पहला रॉकेट मैन कहा जाता है। दुनिया का पहला रॉकेट मैन कहा जाता है क्योंकि टीपू ने, माना जाता है कि भारतीय पद्धतियों में जो धनुष बाण भगवान राम के थे उसे सीख लेकर के इन्होंने रॉकेट बनाने की चलन को प्रारंभ किया था। और ये जो रॉकेट बनाए थे इसी वजह से इनको दुनिया का पहला रॉकेट मैन कहा जाता है। और ये जो रॉकेट बनाए थे इसे लंदन के साइंस म्यूजियम में अभी भी रखा गया है। आपको देखना है तो लंदन जाइए और साइंस म्यूजियम में आप देखिए कि टीपू सुल्तान के द्वारा बनवाए गए रॉकेट को वहाँ पे रखा गया है। टीपू सुल्तान को माना जाता है कि यह बहुत उदार प्रवृत्ति का था। इसके दरबार में पूर्णिया और कृष्णा राव दो हिंदू मंत्री थे। पूर्णिया और कृष्णा राव दो हिंदू मंत्री थे जिनकी सलाह से ही टीपू नीतियां बनाता था। टीपू साम्राज्यवादी लेखकों के द्वारा सीधा साधा दैत्य के रूप में जाना जाता है। यानी कि टीपू ने जमींदारी व्यवस्था को समाप्त करके रैयत से सीधे संपर्क साधा। रैयतों से यानी किसानों से, किसान को रैयत बोला जाता है। रैयत मतलब होता है किसान। किसानों से सीधे संपर्क साधा और उनको कर छूट देते हुए राजस्व के रूप में मीडिएटर को समाप्त किया। पालीगढ़ के पैतृक संपत्ति को समाप्त करके जो मुक्त भूमि इनाम दिया गया था उस पर केंद्र का अधिकार हो गया और जो पालीगढ़ थे इनके पैतृक अधिकार को समाप्त कर दिया गया। द्वितीय आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 में प्रारंभ होता है हैदर अली के द्वारा। होता यह है कि जब प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध समाप्त हुआ था मैसूर के संधि के द्वारा, तो उसमें कहा गया था कि एक दूसरे के क्षेत्र पे हस्तक्षेप नहीं किया जाएगा और एक दूसरे के क्षेत्र को सम्मानित किया जाएगा और ज़रूरत पड़ने पे एक दूसरे के सहयोग किया जाएगा। लेकिन 1773 में अंग्रेज़ों ने मैसूर में फ्रांसीसियों का एक क्षेत्र था माहे पे कब्जा कर लेते हैं। अब जब अंग्रेज माहे पे कब्जा कर लिए और माहे कहाँ पे है, मैसूर में, यानी कि माहे फ्रांसीसियों का है और मैसूर में है और मैसूर फ्रांसीसियों का मित्र है।
यानी कि माहे पर अंग्रेज़ों ने कब्जा करके दिखाया, मैसूर को ललकारा। मैसूर ने क्या किया? निज़ाम, हैदराबाद के निज़ाम, बरार और मराठा, इन सबको एक कर लिया हैदर अली ने। और एक करने के बाद अंग्रेज़ों के विरुद्ध इन्होंने इन सबको एक किया, अंग्रेज़ों के विरुद्ध। जब अंग्रेज़ों के विरुद्ध इनको कर लिया सबको साथ में हैदर अली ने, तब 1773 का बदला लेने के लिए वो 1780 में कर्नाटक पर आक्रमण कर दिया। और कर्नाटक का अर्काट जो है वो उस समय अंग्रेज़ों के हाथ में था। कर्नाटक पर जब हैदर अली ने आक्रमण किया तो वहाँ के जो अंग्रेज जनरल थे बेली को पराजित कर अर्काट पर कब्जा कर लिया। और जब हैदर अली ने अंग्रेजी सेना को, यानी उसके जनरल बेली, ये भी ताकतवर सेनापति है, इसको पराजित करके कर्नाटक के अर्काट पर जब कब्जा कर लेते हैं तब अंग्रेज परेशान हो जाते हैं। और याद रहे, इस समय अंग्रेज के जो बंगाल के गवर्नर हैं वारेन हेस्टिंग हैं। बंगाल में वारेन हेस्टिंग अंग्रेज के गवर्नर हैं। इन्होंने क्या किया? अपने सबसे ताकतवर, जब देखा कि अरे ये तो हमारे ऊपर आक्रमण करके हमारा कब्जा कर रहे हैं, तो इन्होंने सबसे ताकतवर जो सेनापति था जनरल आयरकूट, याद हुई वांडीवास का युद्ध हुआ था 1760 में, यही इसने ही हराया था जो है जनरल लाली को, फ्रांसीसियों को बाहर कर दिया था। और इतना अनुभवी, अब कहाँ 60 में, कहाँ 21 साल के बाद और अनुभव हो गया। आयरकूट को भेजा। 1781 में आयरकूट का सामना हैदर अली से हुआ और आयरकूट ने हैदर को पराजित कर दिया। पराजित करने के बाद, यानी आयरकूट ने पोर्टोनोवा के युद्ध में, कौन सा युद्ध है? पोर्टोनोवा के युद्ध में हैदर अली को पराजित कर दिया। लेकिन पराजित तो हैदर अली को कर दिए, लेकिन तत्कालिक फायदा कोई नहीं ले पाए। इस पराजय का लाभ जो है अंग्रेज नहीं ले पाए। और इसलिए नहीं ले पाए क्योंकि अंग्रेज़ों की जो गतिविधि है तोड़ने की, वो पहले कोशिश क्या किया कि किसी तरह से हैदर अली को थोड़ा सा उत्साह निज़ाम, बरार और मराठाओं के कम किया जाए। और निज़ाम तो बिना पेंदे का लोटा है, ये थोड़ी शक्ति जिधर देखता था लिपट जाता था। हैदर अली के विरुद्ध जब अभियान हुआ आयरकूट का, तो आयरकूट जो जितना बड़ा सेनापति होता है वो उतना ही आवरण फैला के चलता है। तो ये इसका प्रभाव पड़ता है, अनुभवी सेनापति का प्रभाव पड़ता है। हैदर अली 1782 में दोबारा आक्रमण कर देते हैं और अंग्रेजी सेना को फिर पराजित कर देते हैं। लेकिन स्थिति कहाँ बदल जाती है? हैदर अली बहुत घायल हो चुके होते हैं। विजयी तो हो जाते हैं, लेकिन घायल होने के कारण 7 दिसंबर 1782 में हैदर अली को मृत्यु हो जाती है। यानी हैदर अली मृत्यु को प्राप्त हो जाते हैं 7 दिसंबर 1782 को। और इसका फायदा अंग्रेज उठाने की कोशिश करते हैं, लेकिन तब तक उनका पुत्र टीपू युद्ध का संचालन अपने हाथ में ले लेता है। और जैसे ही टीपू आते हैं फिर युद्ध चलता है और अंग्रेज ब्रिगेडियर मैथ्यूज को बंदी बना लेते हैं।
टीपू इतना ज़्यादा आक्रामक हो जाते हैं अपने पिता की मृत्यु से कि अंग्रेज़ों के ऊपर एकदम टूट पड़ते हैं और अंग्रेज ब्रिगेडियर को, मैथ्यूज को बंदी बना लेते हैं। और बंदी बनाने के बाद में फिर शर्त जो होती है वो मैसूर के तरफ से होता है और फिर 1784 में मैंगलुरु की संधि होती है। और संधि के स्थिति में दोनों की स्थिति वही हो जाती है जो पहले रही हुई। वारेन हेस्टिंग कहता है इस संधि के बाद कि लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है, क्योंकि संधि कौन करता है? जब मैथ्यूज बंदी बने होते हैं तो संधि करने आते हैं मैकार्टनी। लॉर्ड मैकार्टनी जो है ये सेनापति हैं अंग्रेज़ों के, और जब ये आते हैं संधि करने मैंगलोर की, तब जब संधि करके जाने लगते हैं तो वारेन हेस्टिंग कहता है कि लॉर्ड मैकार्टनी कैसा आदमी है। गुस्सा करके कहता है कैसा आदमी है, मुझे लगता है कि संधि के बावजूद भी ये कर्नाटक को खो देगा, क्योंकि जो टीपू हैं, टीपू इतना आसानी से नहीं हार मानने वाले हैं। इनके पिताजी तो केवल युद्ध रणनीति में माहिर थे। ये युद्ध रणनीति, कूटनीति, चाल नीति, साप नीति, जितनी नीतियां होती हैं टीपू को सब पता था। और मैकार्टनी को ये शब्द कहकर के वारेन हेस्टिंग जब बुलाता है, लेकिन इस स्थिति को टीपू भुना नहीं पाते हैं, क्योंकि अगला जो आने वाले गवर्नर हैं कॉर्नवालिस, वो वारेन हेस्टिंग से बहुत खतरनाक होंगे। और कुछ समय के पश्चात होता है तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध। तीसरा आंग्ल मैसूर युद्ध जो है अंग्रेज़ों के द्वारा शुरू किया जाता है, क्योंकि वारेन हेस्टिंग द्वितीय जो मैंगलुरु का संधि हुआ था उसमें लॉर्ड मैकार्टनी को बहुत ही हड़काया था। अब वहाँ पे बंगाल के गवर्नर बन के आए हैं कॉर्नवालिस बंगाल के गवर्नर जनरल बन कर के आए हैं। और उन्होंने क्या किया, अब मराठा और निजाम को अपने पक्ष में अंग्रेज़ों ने कर लिया, और तीनों मिल करके मैसूर के राजधानी श्रीरंगपट्टनम पर आक्रमण कर देते हैं। और जब आक्रमण करके घेर लेते हैं तब ऐसी स्थिति में टीपू को संभलने का मौका भी नहीं देते हैं, और टीपू को बंदी बनाने के लिए कोशिश करते हैं, यानी कि टीपू समर्पण कर देते हैं। और कॉर्नवालिस क्या करते हैं कि टीपू को शर्त रखते हैं कि हमारे अनुसार संधि कीजिए। और फिर मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की मार्च 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि होती है। और उस संधि में टीपू से कहा जाता है कि आप अपने राज्य का आधा भाग हमें दीजिए, जिसमें 12 मालाबार, 12 महल, डिंडीगुल, ये बहुत ही राजस्व वाले क्षेत्र थे, अंग्रेज़ों ने ले लिया। और हर्जाने के रूप में 3 करोड़ रुपया भी मांगा। कहा आपने हमारा बहुत नुकसान करवाया है, कई युद्ध हम आपसे लड़े हैं, उसमें बहुत खर्चा हुआ है, वो सारा पैसा दीजिए, और जब तक पैसा नहीं दे देते हो अपने 2 पुत्रों को हमारे पास रखिए। ये सारी शर्तें टीपू मान लेते हैं। भाई बंधे हैं, नहीं तो मार दिए जाएंगे। कहा जाता है कि पुत्र को तो नहीं भेजे थे,
लेकिन इस समय अंग्रेज़ों का पलड़ा भारी था और कॉर्नवालिस एक पत्र के माध्यम से अंग्रेजी शासन यानी इंग्लैंड को बताता है कि महोदय, हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बगैर अपने दुश्मन को कुचल दिया है और हमें गर्व है कि ये मौका हमको मिला था। यानी कॉर्नवालिस ने मराठा को निजाम को उपजने नहीं दिया और इनको इनके साथ मिलने भी नहीं दिया। अंग्रेज़ों ने टीपू को श्रीरंगपट्टनम के लिए संधि के लिए बाध्य कर दिया। अब उसके बाद टीपू के द्वारा क्या किया जाएगा, ये कोशिश तो टीपू करने लगे कि हम जो है अपनी रणनीति को मजबूत करें, आगे बढ़ें, लेकिन अंग्रेज़ों ने इनको पंगु बना दिया था। जब अंग्रेज़ों ने पंगु बना दिया तब समय काफ़ी जितने ताकतवर राजस्व के क्षेत्र थे, अच्छे राजस्व के, वो अंग्रेज़ों ने ले लिया था। अब टीपू सुल्तान को व्यवस्था बनाने में 6 साल लग गया, लेकिन तब तक लॉर्ड वेलेस्ली बंगाल के गवर्नर जनरल बनकर के आ गए और वेलेस्ली तो और ख़तरनाक, ये पहुंचते ही टीपू पर आक्रमण कर दिया। और जब टीपू पे आक्रमण इसलिए किया, कहा कि इन्होंने संधि का उल्लंघन किया है और ये भी कहा कि इन्होंने संधि का उल्लंघन किया है और नेपोलियन को पत्र लिखा है। नेपोलियन बोनापार्ट जो है इस समय फ्रांस का सबसे ज़्यादा ताकतवर डिक्टेटर है, नेपोलियन को पत्र लिखा है और इसलिए मैंने आक्रमण किया। और इन्होंने आक्रमण करके टीपू को मार दिया। यानी कि टीपू जो है मई 1799 में टीपू की मृत्यु हो जाती है, यानी कि टीपू मार दिए जाते हैं। और जब टीपू मार दिए जाते हैं तब यहाँ पर लॉर्ड वेलेस्ली कहते हैं कि मैंने आज वो काम कर दिखाया है जो हमारे पूर्वज जिसके लिए काफ़ी दिनों से परेशान थे। वेलेस्ली कहता है टीपू सुल्तान उसके सामने मरा पड़ा होता है और ये कहता है पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है। यानी पूर्व का साम्राज्य मेरे कदमों में पड़ा है। ध्यान रहे टीपू सुल्तान के जो है 100 पड़ा हुआ है सामने और ये बातें वेलेस्ली बोल रहा है टीपू के 100 के पास खड़ा होकर के। वेलेस्ली के जो नेतृत्वकर्ता थे अंग्रेज़ों के, वेलेस्ली हैरिस, स्टुअर्ट, ये 2 सेनापति अंग्रेज़ों का नेतृत्व कर रहे थे। और इसमें वेलेस्ली का भाई आर्थर वेलेस्ली भी हिस्सा लिया था। यानी कि आर्थर वेलेस्ली ये भी बहुत बड़ा सेनापति था, हिस्सा लिए। यानी कि स्टुअर्ट और हैरिस, आर्थर वेलेस्ली सब लोग मिल करके टीपू को मार दिए और यहाँ पे मैसूर समाप्त हुआ। अब चारों युद्धों को मैं क्रमशः बता देता हूँ और उससे संबंधी जो संधि हुई थी वो मैं बता देता हूँ, जो कि प्रश्न में हायरार्की में मिलाने के लिए आ जाता है। प्रथम सड़सठ में शुरू होता है और 1769 में मैसूर के संधि से समाप्त होता है।
के संधि से समाप्त होता है। दूसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध 1780 से शुरू होता है और 1784 में मैंगलुरु की संधि से समाप्त होता है। तीसरा, आंग्ल मैसूर युद्ध 1790 में शुरू होता है और 1792 में श्रीरंगपट्टनम की संधि से समाप्त होता है। और चौथा आंग्ल मैसूर युद्ध 1799 में होता है और टीपू मार दिया जाता है। यानी ये रहा आपका मैसूर की पूरा, अवध और मैसूर आपके कंप्लीट हो गए। अवध और मैसूर 2 स्वतंत्र राज्य हो गए। दोस्तों, मैं अपनी क्लास को यहीं पे समाप्त करता हूं। आप लोगों से निवेदन करता हूं कि ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।